नमस्कार दोस्तों। जहां सबको ऐसा लग रहा है कि भारत और यूएसए के संबंध खराब हो रहे हैं, वहीं पर भारत और यूएसए ने एक साथ मिलकर कहा है कि अगले 10 सालों के लिए भारत और यूएसए के बीच में एक डिफेंस डील साइन होने वाली है। साथ ही साथ हम अपाचे एयरक्राफ्ट्स को फाइनली हासिल करने वाले हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपको आज के सेशन में पता चलेगी। मात्र 10 मिनट का सेशन होने वाला है, अधिकतम 12 मिनट का हो सकता है, पर इसमें जो जो आपको पता लगने वाला है ये आगे चल के आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो हमें पता है कि बहुत हाई लेवल की विजिट्स हाल ही में भारत की ओर से अमेरिका में हुई है। ट्रेड डील भी भारत अमेरिका के साथ फाइनली साइन करने वाला है। कुछ हर्डल्स हैं, उसको ओवरकम करने की दोनों तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया राइट नाउ, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन की डेमोग्राफी भी यंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे सब मार्केट खोलना चाहते हैं और इस मार्केट को कोई लूज़ नहीं करना चाहता है। इसी वजह से कंटिन्यूसली भारतीय गवर्नमेंट इस स्ट्रेंथ को काम में लाना चाहती है और डिफेंस के सेक्टर में भी हम मैन्युफैक्चरिंग में तो आत्मनिर्भर हैं, पर तकनीक में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। जैसे कि आप ये न्यूज़ देखिए, इंडिया यूएस टू इंक 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क, 10 साल का हमारा एक डिफेंस फ्रेमवर्क होगा। डिफेंस स्ट्रैटेजी हमारे लगातार अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती चली जा रही है और ये पेंटागन ने बोला है, इनका डिफेंस हाउस है बेसिकली। एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन भी हुई थी हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर और मिस्टर हेक्सेट के बीच में कि भाई आप GE F404 इंजन्स को जल्द से जल्द भेजिए, क्योंकि हमें अपने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि एक लड़ाकू विमान है उसमें लगाना है। सबसे बड़ी दिक्कत तेजस की यही है कि इसकी जो निर्भरता है ये एक विदेशी तकनीक वाले इंजन के ऊपर है, तो इसी को हम जल्दी लाना चाह रहे हैं। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं भारत ऐसी अवस्था में है, वर्ल्ड पूरा वॉलेटाइल हो चुका है। हमने ऑपरेशन सिंदूर भी अंडरटेक किया था, प्रॉक्सी वॉर को भी हम वॉर ही समझेंगे, ऐसे हमारे स्टेटमेंट्स हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी सबको सशक्त करना है। तो तेजस बहुत लंबे समय से डिलेड चल रहा है, इसको निर्भरता जो रखनी पड़ रही है ये एक फॉरेन तकनीक पे है, एक बाहर से तकनीक पर है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द भिजवाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक हमारी और न्यूज़ आई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कि तेजस अपाचे बहुत जल्दी हमको मिलने वाला है। तो हम अपाचे एयरक्राफ्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं अपाचे के बारे में। चलिए, अगर हम बात करते हैं अभी के डिफेंस के रिलेशंस की, तो 1991 से जब शीत युद्ध खत्म हुआ उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। तब हमने पहली बार एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी कि लॉन्ग टर्म आर्मी से आर्मी रिलेशनशिप कैसे बेहतर करें, मतलब इंडियन आर्मी और यूएसए आर्मी के बीच में रिलेशनशिप कैसे बेहतर करें। तब तकनीक की कोई बात नहीं हो रही थी। 1992 में हमने इंडो यूएस मालाबार एक्सरसाइज शुरू की थी, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास था। नौसैनिक अभ्यास यानी कि नेवल एक्सरसाइज थी। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली क्वाड का भाग है, पर ये क्वाड का भाग नहीं है। हालांकि क्वाड के मेंबर्स अब इसे ज्वाइन करते हैं, जापान ने भी इसे ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया है, पर ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में अलग से शुरू हुई थी 1992 में। 1995 में डिफेंस पॉलिसी ग्रुप माइन्यूट ऑन डिफेंस रिलेशंस बनाया था। 2002 में हमने जिसोमिया यानी कि जनरल सिक्योरिटी फॉर ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन की थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा 2005 में एक नया फ्रेमवर्क आया था डिफेंस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए 2005 में। उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी को भी इंश्योर करना था कि भारत और यूएसए के बीच में तकनीक की भी साझेदारी हो। तब उस बीच हमने डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव 2012 में लिया था। अच्छा, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी, तो आपको शीत युद्ध के बाद से याद करना है, उससे पहले भी हम देखेंगे एक बार। तो शीत युद्ध के बाद से हमने सबसे पहले आर्मी टू आर्मी रिलेशन बनाया था, उसके बाद नौसैनिक अभ्यास किया था। फिर 2005 में हमने एक नया फ्रेमवर्क लाया था ताकि यूएस और इंडिया के बीच में डिफेंस रिलेशंस को और मजबूत कर सके। 2012 में तकनीक की बात हुई थी। 2015 में जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन आया था। अब यहाँ पे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, क्योंकि ड्रैगन ने इस समय अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए थे। ड्रैगन कौन? चीन। चीन जिस प्रकार से दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, कहीं ना कहीं यूएसए को समझ में आया कि अगर चीन को हमें काउंटर करना है तो भारत के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे और मुख्य रूप से ये भारतीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रखने होंगे, क्योंकि भारत हिंद महासागर में भारत एक बहुत लंबी सीमा साझा करता है, 7000 से अधिक। तो इसके परिणाम स्वरूप भारत की यहाँ पे छवि बरकरार रखने के लिए कि हिंद महासागर में इसका भी बहुत बड़ा एक रोल है, यूएसए ने इस प्रकार से काम किया। 2016 में हमने यूएसए ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर बताया, ये बड़ी बात थी।
2016 में ये स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद हुआ कि एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर, स्ट्रेटेजिक या मेजर डिफेंस पार्टनर की उपाधि मिलना बड़ी बात थी यूएसए की तरफ से। यूएसए भले ही दोगला है पर ये बात समझ में आनी चाहिए, काफ़ी पावरफुल है अपने स्पेशली आर्मी को लेके। 2016 में हमने लेमुआ साइन किया, जिसका मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 2018 में कॉमकासा, और उसके बाद 2018 में इंडिया को एक नया डेजिग्नेशन मिला था कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 में आ गया, ताकि ट्रेड भी अच्छा हो सके। इसके अलावा यहाँ पे 2008-18 में जब ट्रंप का सबसे पहली प्रेसिडेंटशिप थी ट्रंप की, तो हमने 2+2 डायलॉग भी शुरू किया था। 2+2 डायलॉग से तात्पर्य है कि दूसरे कंट्री के डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। तो 2+2 डायलॉग हमने सबसे मुख्य रूप से अमेरिका के साथ ट्रंप के दौरान ही शुरू किया था। इसके बाद 2020 में बेका को भी साइन किया गया। ये 4 स्टैंडर्ड या फिर पिलर एग्रीमेंट्स मानी जाती हैं, तो चारों पिलर एग्रीमेंट हमने साइन की थी। 2021 में इंडो यूएस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना, और 2012 में बोला इंडिया ने अनाउंस किया कि एक एसोसिएट पार्टनर बन चुका है बहरेन बेस्ड कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्स में। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज भी हम इनके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं। जैसे कि 1992 में हमने मालाबार एक्सरसाइज शुरू की थी। ये बाद में मल्टीलैटरल हो गई, यानी कि अन्य कंट्रीज़ भी इसमें जुड़ती चली गई। ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से, जापान मुख्य रूप से जुड़ता चला गया। 1995 में मिलान भी शुरू की थी, ये यूएस के द्वारा 2022 में ज्वाइन की गई है। 2008 में रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो कि एयरफोर्स की है। 2012 में रिम्पैक नेवी की एक्सरसाइज। 2014 में सी ड्रैगन नेवी की एक्सरसाइज। 2019 में कटलास एक्सप्रेस जो कि ट्राई एक्सरसाइज है। ट्राई यानी कि यहाँ पे आपको नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों को एक साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। 2022 में पिच ब्लैक जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और 2023 में ला परू, ये फ्रांस का एक इनिशिएटिव है, ये नेवल एक्सरसाइज है। तो उससे भारत और यूएसए दोनों ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सिप्री ने ये बताया है कि भारत और यूएस का जो डिफेंस टाई है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। स्पेशली आप 2019 के बाद से देखेंगे तो एक स्टीप जंप आया है। 2019 से लेकर 2022 के मध्य पहले 734 एक्सपेंडिचर था $734 बिलियन में, और अब कितना हो गया है $877 बिलियन। तो ये बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस का मिलिट्री एक्सपेंडिचर, भारत का मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये काफ़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा गैप है, जहाँ वो $877 बिलियन खर्च कर रहे हैं, हम बस $81.36 बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये तकनीकी अवस्था को बेहतर करने के लिए भारत को खर्चे और करने पड़ेंगे, तभी भारत आत्मनिर्भर भारत इसमें बनना चाह रहा है डिफेंस सेक्टर में। 1950 से 1990 के मध्य अगर हम देखें तो शीत युद्ध काल में भारत गुटनिरपेक्ष था। अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर इस समय ज़्यादा था, ताकि रूस को एक तरह से काउंटर किया जा सके। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण जो कि पोखरण 2 हुआ था, उसके बाद से अमेरिका ने काफ़ी प्रतिबंध लगाए थे। फिर उसके बाद जब इनके ऊपर हमला हुआ तब इनको समझ में आया पोखरण करना ज़रूरी था, क्योंकि भारत एक ऐसे देश से घिरा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा था। और 1999 में करगिल भी आपको याद होगा इस वजह से हुआ था। तो जब यूएसए के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद दोनों ही कंट्रीज़ ने कहा कि हमको रणनीतिक साझेदारी निभानी होगी। 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील ने द्विपक्षीय रिश्तों को एक नया आधार दिया, रक्षा सहयोग इसके बाद बढ़ा। इसके अलावा प्रमुख रक्षा समझौते में एक तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, जो 2002 में साइन की गई थी। ये गोपनीय सैन्य सूचनाओं का आदान प्रदान है, यानी कि जो भी सैन्य सूचना भारत को पता है और जो भी यूएसए को पता है, एक दूसरे को बताना है। दूसरा लेमुआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में, ये एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है कि अगर आपको ईंधन भरवाना है या फिर आपको मरम्मत करवानी है, तो इससे यूएस की नेवी का प्रेजेंस हिंद महासागर में और हिंद महासागर से भारत का प्रेजेंस यूएस के नेवल पोर्ट्स पे बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे द्वीप हैं यूएसए के, वहाँ पे भी भारत जाके अपने आप के शिप्स की मरम्मत एक्सेट्रा करवा सकता था। कॉमकासा की बात करें तो कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये 2018 में साइन हुई थी। सुरक्षित सैन्य संचार प्रणालियों तक पहुंच देने की से बात की थी। और बेका, जिसको बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहते हैं, ये 2022 में सबसे आखिर में यही साइन हुई है। ये स्पेशल इंटेलिजेंस, उच्च गुणवत्ता नक्शे और सटीक टारगेटिंग के लिए मदद करने की कोशिश करता है। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में प्रेसिशन स्ट्राइक्स हमने की थी, तो कहीं ना कहीं भारत जानता था कि प्रेसिशन स्ट्राइक जिसमें कोलैटरल डैमेज ना हो, ये करना आवश्यक है।
और इसके लिए ये सारी अग्रीमेंट्स भी काम आई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में, ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई हैं। कोप इंडिया ये वायुसेना की है, ये हवाई युद्ध अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ त्रिसेना के लिए है, ये मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत करता है। रक्षा व्यापार और तकनीकी सहयोग की बात करें तो प्रमुख हथियार प्रणाली भारत को अमेरिका से प्राप्त जो है वो C-17 ग्लोब मास्टर है, जो कि एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसमें आप लोगों को भर के, सैनिकों को भर के और अन्य चीज़ों को भर के ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलीज है, ये स्पेशल ऑप्स विमान है। अपाचे AH-64E ये अटैक हेलीकॉप्टर है जो भारत जल्द ही पाने वाला है। CH-47F चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और P-81 पोसेडन नौसेना निगरानी विमान है। इसके अलावा MQ-9B सी गार्डियन या प्रेडेटर ड्रोन्स भी लिए हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार 2008 में लगभग $1 बिलियन था, जो कि अब $22 बिलियन बन चुका है, मतलब इससे अधिक ही हो गया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो ICT भी लॉन्च हुआ था 2023 में। ये इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है कि जो नई नई तकनीक बन रही है उसका उपयोग कैसे करें। प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और रक्षा उत्पादन है, ताकि मेक इन इंडिया और मेक इन अमेरिका को दोनों को साथ लेके जाया सके। सैन्य उपग्रह डेटा, अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता के साथ साइबर हमले और AI आधारित सुरक्षा उपायोग में सहयोग मिलता है। डिफेंस इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन रोड मैप 2023 में बनाया गया था, ताकि GE F414 जेट इंजन भारत का निर्माण हो सके, भारत में निर्माण हो सके और भारत को रक्षा निर्यातक बनाने में मदद भी करेगा। इसके अलावा राजनीतिक महत्व की बात करें तो अमेरिका को भारत की ज़रूरत इसलिए है ताकि चीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। तो चीन के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति को साथ में चलाना आवश्यक होता है। इसके अलावा तकनीक हस्तांतरण की बात करें तो रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता भी है और जो ये नई डिफेंस डील होने वाली है इससे और सहायता मिलेगी। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा की बात करें तो हिंद महासागर में अमेरिका के साथ निगरानी सहयोग के साथ साथ आतंकवाद विरोध में इंटेलिजेंस कनेक्शन, साथ ही साथ FATF में भारत का भी बहुत रोल रहा है, ताकि पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में रखा जा सके, ताकि ये आतंकवादियों को वित्तीय सहायता ना कर सके। इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अमेरिका के निकट जाने से रूस और ईरान जैसे पारंपरिक साझेदारों से हमारी दूरी बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका का एक और कानून है जो कि कहता है कि किसी आप ऐसे देश के साथ अगर संबंध बनाते हैं जिसके ऊपर हमने सैंक्शन रखा है तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है। इस वजह से भारत ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं बना पा रहा है। चीन की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत चीन तनाव और गलवान जैसे टकराव में भी अमेरिका घुसने की कोशिश करता है। अभी आपने देखा ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने कहा था कि भाई हमने अपने तरफ से इस प्रकार से कार्य किया है कि पाकिस्तान और भारत ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑनगोइंग है भारत की तरफ से, पर ये वॉर में ना बदल जाए। दोनों देशों ने खुद से सहमति जताई, पर अमेरिका ने क्या कहा कि हमने सहमति ले आई थी, जो कि गलत है। इसके अलावा अमेरिका की पाकिस्तान नीति जो है ये अस्थिर रवैया भारत को चिंता देता है। जब प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था USA के प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए भी मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने मुनीर को बुलाया था, आसिफ मुनीर को बुलाया था। तो आसिम मुनीर जनरल है पाकिस्तान का और यही मास्टरमाइंड रहा है पहलगाम टेरर अटैक के साथ साथ आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए। तो अगर आप किसी कंट्री के नेता यानी कि सर्वोच्च नेता जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं उससे ना मिलकर आप वहाँ के जनरल से मिल रहे हैं, मतलब आप एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो भारत ऐसे पर्टिकुलर्स के साथ इंगेज करना नहीं चाहता है। भारत की नीति चाहती है कि हम जो हमारा गुटनिरपेक्ष वाली नीति है वो हमेशा चलती रहे। मल्टी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट नहीं है। अब हम बाकी देशों के साथ अलाइनमेंट बन के चल रहे हैं, हम किसी एक देश के साथ नहीं सारे देशों के साथ खड़े हैं। इसके अलावा इशू बेस्ड पार्टनरशिप हो रही है, जो आप दोनों में कॉमन है उसके ऊपर पार्टनरशिप की जा रही है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बरकरार रख रहा है भारत जानता है कि रूस के साथ भी संबंध बनाने ज़रूरी हैं, ईरान के साथ भी ज़रूरी हैं, चीन के साथ भी ज़रूरी है, अमेरिका के साथ भी ज़रूरी है। तो मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी अपना चुका है। भारत अमेरिका रक्षा संबंध और बढ़ते चले जाएं तो इससे भारत को और इंडिया को दोनों को ही राहत मिलेगी। अपाचे हेलीकॉप्टर्स ये कुछ ही 2 हफ्तों में यानी कि 2 हफ्तों में आ जाएंगे। माना जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर डिलीवर किए जाएंगे इसके बाद नवंबर में। तो फर्स्ट बैच हम लोग का आने वाला है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है। अगर हम बात करें अपाचे हेलीकॉप्टर की, पहले अपाचे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम तेजस के बारे में भी देखेंगे। यस, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये अपाचे AH-64E ये अत्याधुनिक अटैक हमलावर हेलीकॉप्टर है।
इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने विकसित किया है। दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। हमने रफाले वैसे ले ही लिया था फ्रांस से। इसके अलावा भारत ने इसे भारतीय वायुसेना और अब भारतीय सेना 2024 के लिए भी खरीदा है। तो वायुसेना भी कर सकती है इसका यूज़ और सेना भी कर सकती है। बोइंग यूएसए द्वारा बनाया गया है। वायुसेना 2019 से और सेना 2024 से भारत में परिचालन करेगी। कुल ऑर्डर 22 हेलीकॉप्टर्स का है, 2015 में दिया था और 6 हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए 2020 में दिए थे। कुल लागत इसकी 13,950 करोड़ की है। सभी वायुसेना वाले डिलीवर हो चुके हैं, पर सेना में अब डिलीवरी शुरू हुई है, तो सेना के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो संस्करण है ये AH-64E अपाचे गार्डियन है। ये सबसे आधुनिक है। 2 पायलट चलाते हैं, 2 होते हैं इसमें, एक पायलट और एक गनर होता है। गति इसकी 365 किलोमीटर प्रति घंटे की है। उड़ान सीमा 480 किलोमीटर की है। ये कॉम्बैट रेडियस में आता है। इंजन इसको जनरल इलेक्ट्रिक T700 मिलता है। 2 इंजन लगते हैं। तकनीक इसकी लॉन्गबो रेडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और रात में हमले की भी क्षमता है। इसके अलावा अपाचे को एक फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हथियार की भी क्षमता है, हथियार भरने की। जैसे हथियार 30 mm चेन गन, ये नीचे लगे गन टारगेट में है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल टैंक और बंकरों पर सटीक हमला करने के लिए होता है, तो बंकर को टारगेट करेंगे। इसके अलावा हाइड्रा 70 रॉकेट्स है जो छोटे लक्ष्य और इन्फेंट्री पर हमला करेंगे। लॉन्गबो फायर कंट्रोल रेडार है, एक साथ 128 लक्ष्यों को ये पहचानने की क्षमता रखता है। तो हम काउंटर टैंक ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे सीमा पर टैंक बनाए जाते हैं ना, टैंक लगाए जाते हैं रेजिमेंट्स में, उनके ऊपर हम हमला कर सकते हैं इससे। रात में भी हमला कर सकते हैं, चाहे मौसम खराब ही क्यों ना हो या कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। भारतीय सेना के लिए पहली बार अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया है। ये पर्वतीय और रेगिस्तानी युद्ध के लिए उपयुक्त है, ताकि हम कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं तो हम भी कर सके। फिर से चोर रात के अंधेरे में हमले कर सकते हैं। वो बिलावल भुट्टो ने जो बोला था ना, तो उसी को आगे बढ़ाना है इसमें, कि कौन रात को अंधेरे में हमले करते हैं, हम करके दिखाएंगे। ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद रोधी और एयर सपोर्ट में भी उपयोगी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास LCA तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में भी जानकारी है, क्योंकि ये भारत बना रहा है। तो अगर हम बात करें तेजस की, तो एक स्वदेशी 4थी पीढ़ी का 4th जनरेशन का सुपरसोनिक हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। इसके अलावा उद्देश्य है कि पुराने MiG-21 विमान हैं जो कि अब बहुत आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, एकदम आउटडेटेड हो चुके हैं, इसको हटाना है। प्रकार ये सिंगल इंजन से चलता है, ये बहुत सारे रोल्स ले सकता है। 4थी पीढ़ी का सुपरसोनिक फाइटर है। स्पीड इसकी 1.6 मैक है, यानी कि 1975 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज इसकी 3000 किलोमीटर है। लड़ाकू रेंज थोड़ी कम है इसकी। अवस्था की बात करें तो भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों द्वारा संस्करण यूज़ किया जा सकता है। उड़ान भरने की पहली तारीख 4 जनवरी 2001 की है, बहुत पहले की है। और औपचारिक सेवा में 17 जनवरी 2015 में आया है, बहुत लेट हो गया। निर्माता HAL है और विकास जिसने किया है वो एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी है। मार्क 1 वर्तमान में सेवा में है और मार्क 1A उन्नत संस्करण है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 इसके अलावा तेजस मार्क 2 है, ये मीडियम रोल लड़ाकू विमान है और अभी विकासधीन है, मतलब बन रहा है। और जो तेजस नेवी है, ये विक्रांत INS विक्रांत जैसे कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। शस्त्र मिसाइल इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज, पाइथन 5, डर्बी एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब, एयर टू सरफेस मिसाइल सब कुछ चलाई जा सकती है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन में आता है। 75% से अधिक पुर्जे जो इसके स्वदेशी हैं, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ संतुलन बनाए रखने के लिए, और मार्क 1A और मार्क 2 के जरिए मिग विमानों को रिप्लेस करने के लिए। बस दिक्कत ये है कि ये मुख्य रूप से बाहर के इंजन पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने HAL को 48,000 करोड़ का ऑर्डर दिया था कि 83 मार्क 1A बनाइए आप। ठीक है। 2023-24 की बात करें तो HAL ने भारत के पहले स्वदेशी ट्विन सीटर तेजस का उत्पादन शुरू किया और अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के सफर इंटीग्रेशन की योजना भी बनाई। 2024-25 में तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान भरी गई और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का नौसेना संस्करण में परीक्षण भी हुआ। चुनौतियां ये है कि हम, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम भारतीय नहीं, एक फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं इंजन के लिए। तभी तो हम बार बार कह रहे हैं कि GE F401, 404 या F414 इंजन को जल्दी से भेजिए। निर्माण में भी देरी हो रही है। परियोजना 1980 के दशक में शुरू हुई थी, अभी तक ठीक से बनी ही नहीं है। और निर्यात में प्रतिस्पर्धा, जैसे कि चीनी JF-17 और अन्य विकल्प और बहुत सारे अन्य आपको हाई लेवल के एयरक्राफ्ट्स भी, लड़ाकू एयरक्राफ्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत कुछ पता चला हो इसके अंतर्गत, मज़ा आया हो आपको इस क्लास में। मिलते हैं फिर। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।